हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग यूपी टीजीटी 2021 का जो हिस्ट्री का प्रश्न पत्र है उसको हल करने वाले हैं। इसके बाद पॉलिटी का भी करेंगे, लेकिन हिस्ट्री का सीरीज खत्म करने के बाद। तो बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता में से किस एक स्थल से गर्त आवाज के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, बनावली, प्रभास पाटन, कुणाल। देखिए, हम लोग एक्सप्लेनेशन पर कम ध्यान देंगे और क्वेश्चन आंसर पर ज्यादा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर का आइडिया हो जाए। इसका जो राइट आंसर है मेरे भाई, क्या है? कुणाल है। क्लियर है? इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? कुणाल। कुणाल कहाँ है? हरियाणा में है। इसके खोजकर्ता जगपति जोशी और आर एस बिष्ट ने किया था। ठीक है ना? 1974 में। तो बहुत स्पीड से ही करेंगे क्योंकि 63 प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था? यह प्रश्न आया है। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसका। कुमार गुप्त प्रथम ने। कुमार गुप्त प्रथम कौन था? तो मेरे भाई, गुप्त सम्राट था। आप जब गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें कुमार गुप्त प्रथम का नाम आएगा, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। इसकी स्थापना 450 एडी ईस्वी में कराया गया था। इसमें टोटल 8,500 छात्र थे और 1,510 शिक्षक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे। मतलब जो चालीसा दल था, ठीक है, वो चालीसा दल किससे संबंधित था? ताजिक से, अफगान से, तुर्क से कि मंगोल से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगोल से। क्लियर है? अच्छा, इसको स्थापित किसने किया था? इसको बनाया किसने था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। ठीक है ना? इतना एक्सप्लेनेशन काफी है, थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ स्थित है? लाहौर में, दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में? तो आपको याद रखना है फतेहपुर सीकरी में। क्लियर रहेगा? क्वेश्चन आंसर फटाफट हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको एक आइडिया लग जाए कि प्रीवियस ईयर में कहाँ से प्रश्न आए हुए थे। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? कार्ले में, एलिफेंटा में, एलोरा में, अजंता में? इसका राइट आंसर हो जाएगा एलोरा में। क्लियर है? वैसे मैं टॉपिक वाइज जब एमसीक्यू करा रहा हूँ तो उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का समूह सेट मिला है? 12 स्नान गृह का समूह। ऑप्शन ए हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, बनावली। तो याद रहे मेरे भाई, स्नानागृह 3 जगहों से मिला है। एक तो हड़प्पा हो गया, एक मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो, और इसके अलावा एक लोथल हो गया। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है लोथल। क्लियर है? ये क्या था? जो निकास नाली था वो क्या था? फर्श जड़ित था, फर्श बना हुआ था। और 12 स्नान गृह प्राप्त हुए हैं एक सेट के रूप में, और वो है लोथल। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि अरुमौलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? राजराजा, राजाधिराज, राजेंद्र और परांतक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजराजा हो जाएगा। ठीक है ना? राजराजा का ही दूसरा नाम या अन्य नाम अरुमौलीवर्मन था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? जैसे कर संग्रहण। ठीक है, तो संग्रहण को नियंत्रित करने वालों को समाहर्ता बोलते थे। क्या बोलते थे? समाहर्ता। और यह मौर्य साम्राज्य में विकसित हुआ था यह पद। ठीक है, देखिए, समाहर्ता हुआ, सन्निधाता हुआ। सन्निधाता क्या होता था? राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। क्या होता था? कोषाध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लेखन के आधार पर निम्नलिखित में से अशोक के स्तंभों में कौन सा एक
सबसे प्राचीन था। तो आप रट्टा मार लीजिएगा कि रुमिनदेई स्तंभ सबसे प्राचीन था। रुमनदेई स्तंभ क्या है? सबसे प्राचीन था। इसी रुमनदेई में हमें क्या क्या पता चलता है? पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण के रूप में बना था या स्मरण में बना था? तो याद रखिएगा ये गुजरात विजय में बना था। ठीक है, बुलंद दरवाजा यह सबसे बड़ा दरवाजा है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? अग्नि मंदिर, ठीक है। ऑप्शन है कपीसा और सुर्ख कोतल, चारसंदा और शहबाजगढ़ी। तो आपको याद रखना है सुर्ख कोतल। आप देख सकते हैं कि प्रश्न का लेवल कैसा है। ठीक है ना। एक चीज बता दूं, सुर्ख कोतल को चश्मा ए सिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चश्मा ए सिर। ठीक है ना, या सर ए चश्मा, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो याद रखना है औरंगजेब के समय यह जो झरोखा दर्शन था ये क्या हो गया था? बंद हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, पार्लियामेंट टू रिफॉर्म 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो याद रखिएगा ये 1919 वाला एक्ट ही था जिसमें सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, डायमेकस सीरिया के किस दरबार से भेजा गया था? सीरिया के किस दरबार में भेजा गया था? ये एक राजदूत था डायमेकस। डायमेकस क्या कौन था? एक राजदूत था जो कि बिंदुसार के कार्यकाल में आया था। याद रखिएगा ये बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। हर्यक वंश से संबंधित शासक है जिसका संस्थापक हर्यक वंश है। अजात शत्रु भी हर्यक वंश का है और बिंबिसार जो है मौर्य वंश का है। मौर्य वंश का है, बिंदुसार मौर्य वंश का है। इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे याद रखिएगा, BIM, बिंबिसार में BIM से शुरू होगा, बिंदुसार में BIN से शुरू होगा। N वाला बाद है, मौर्य वंश बाद है, हर्यक वंश पहले है। ठीक है, तो बिंदुसार जो है मौर्य वंश का शासक था जिसके कार्यकाल में, जिसके दरबार में डायमेकस का राजदूत आया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1883 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? मथुरा, वाराणसी, पटना, कलकत्ता। तो याद रखिएगा ये कोलकाता में हुई थी। ठीक है ना। जो सनातन धर्म में वाह्याडंबर था, अंधविश्वास था, उसको समाप्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कहां से राजदूत औरंगजेब के शासनकाल के समय आया था? कांस्टेंटिनोपल, फारस, मक्का, तुर्की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांस्टेंटिनोपल। इसी को कहते हैं कुस्तुनतुनिया। क्या कहते हैं? कुस्तुनतुनिया। ठीक है ना, कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें इसका जिक्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या है? देखिए एक ही पेपर में ये प्रश्न 2 बार आ गया, तो जो पढ़ा होगा उसका तो 2 क्वेश्चन अपने आप सही हो गया। संग्रह करता था समाहर्ता, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्वेनसांग भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था? भारत का भूगोल जानना चाहता था कि बुद्ध से संबंधित स्थल, या भारत की संस्कृति को जानना चाहता या धन एकत्र करना चाहता? तो वह बुद्ध से संबंधित स्थलों को जानना चाहता था। ह्वेनसांग किसके कार्यकाल में आया था? तो आप कहेंगे हर्षवर्धन के। किसमें? हर्षवर्धन। ठीक है ना, तो याद रखिए ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग।
ठीक है ना। फाहियान किसके कार्यकाल में आया था? फाहियान तो आप कहेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था? अशोक काल में, शुंग में, सातवाहन में और गुप्त में। देखिए, ये अमरावती कहाँ है? दक्षिण भारत में। जैसा कि आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेलंगाना की इस समय राजधानी भी है। क्लियर है। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा, दक्षिण भारत के आसपास का जो शासक रहा होगा, जो वंश होगा, वही होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सातवाहन। कंफ्यूजन में अशोक नहीं लगाना है। हालांकि भारत में जो स्तूप बनाने के प्रचलन किया है वो अशोक ने किया है, और ये अशोक जो है लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा सातवाहन वंश होगा अमरावती में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1849। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? 1849। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। समझने की बात नहीं है, बस पेपर में दिखा रहा हूँ कैसा आया है। ठीक है। और इसको आप पूरा पूरा देख लीजिएगा, जिससे आपको अनुमान लगेगा कि क्या क्या पढ़ना है, कितना डीप में पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? तो यहाँ पर ऑप्शन है ताम्र, कांस्य, रजत और स्वर्ण। रजत माने क्या होता है? रजत माने होता है चांदी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका चांदी हो जाएगा। रजत माने क्या होता है? तो आप कहेंगे चांदी होता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न समझ में आया गया होगा, और इससे आपको पता चल रहा है कि आपको मुद्रा भी पढ़ना है कि किस कार्यकाल में कौन सी मुद्रा चलती थी और क्या कहा जाता था। चांदी की मुद्रा को कहीं रुपये, कहीं रुपया, कहीं रुपयक कहा जाता था। ठीक है ना। स्वर्ण मुद्रा देखेंगे तो उसका अलग अलग नाम मिलेगा। कांस्य मुद्रा को अलग अलग नाम दिया गया है, इसलिए मुद्रा को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? मौर्य काल, कुषाण, गुप्त काल और शुंग। ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल हो जाएगा। देखिए, स्पीड इसलिए आपको लग रहा होगा आज, क्योंकि मैं 63 क्वेश्चन लाया हूँ और प्रीवियस ईयर का जो 2021 में आया हुआ प्रश्न है हिस्ट्री का। तो मैं बस उद्देश्य क्या है, पढ़ाना नहीं, आपको पेपर दिखाना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? ये अध्यक्षों की बात करता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा सवाल आ गया है कि इसमें जो आंसर की में था, इसमें मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं है। देखिए, हकीकत तो यह है, अर्थशास्त्र में जो अध्यक्ष है, ठीक है ना, अर्थशास्त्र में जो अध्यक्ष प्रचार नामक अधिकरण है, वो जो है लगभग क्या मतलब कई प्रकार से अगर हम कहें तो इसमें ना ही 25 से, नहीं 22 से, नहीं 27 से, नहीं 29 है। ठीक है ना। इसमें मतलब कोई भी अ, नहीं है निश्चित कि कितना किया है। अगर इसका आंसर आपको मिले तो निश्चित रूप से आप कमेंट में कीजिएगा। मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है। ठीक है। देखिए, जब आप पढ़ेंगे तो अध्यक्ष अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे सीताध्यक्ष, ठीक है ना, पढ़ेंगे सुनाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, इस तरीके से कई अलग अलग प्रकार के अध्यक्ष होते थे। ठीक है ना। लेकिन जो अभी हम लोग इस सवाल को पढ़ रहे हैं, इसमें संख्या निश्चित नहीं थी, इसीलिए इसका आंसर मैं नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है। तो जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे आप, तो ये सब प्रश्न आपको मिलेगा। अच्छे से आपको पढ़ना है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 23 का कमेंट करना क्या है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता है। संस्कृत सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन
था। ऑप्शन ए रुद्रसेन द्वितीय, ऑप्शन बी प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन द्वितीय और पृथ्वी सेन द्वितीय। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसका प्रवरसेन द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है ये याद रखना, संस्कृत सेतुबंध। देखिए आपको पुस्तक और उसके लेखक भी याद रखने हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में भी, ठीक है ना। किसी ने क्या टिप्पणी की है उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जौना खान किसका प्रथम नाम था। ये मध्यकाल से आया है, ठीक है ना। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो उम्मीद करता हूँ ये तो सभी लोगों को आ ही रहा होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए जूना खान या जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि थी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और फिरोज शाह तुगलक जो जौनपुर की स्थापना किया था, जौनपुर शहर, जौनपुर, ठीक है ना, वो मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जौना खां के नाम पर ही स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। चलिए 25 क्वेश्चन हो गया है, 25 के बाद 26 प्रश्न। किस चोल शासक ने मदुरै कुंड और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम। ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि हर साल परीक्षा में पूछता है, इसलिए आप इसको पढ़कर जाइएगा। तो परांतक प्रथम ऐसा शासक था जिन्होंने मदुरै कुंड और मधुरांतक का उपाधि धारण किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर कार्यकाल पूछे, देखिए पढ़िएगा डिटेल में तब मजा आएगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। ये 907 से 905 एडी तक शासन सत्ता में रहते हैं। अर्थशास्त्र में विविताध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया है। हमने कहा ना कि आपको अलग अलग अध्यक्ष याद रखना है। देखिए 2 प्रश्न आ गए अध्यक्ष से, ठीक है ना। चारागाहों का अध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष और कृषि का अध्यक्ष। तो याद रखिएगा ये विविताध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष होता था। किसका अध्यक्ष होता था, चारागाहों का अध्यक्ष होता था। खूब पढ़ेंगे, पन्याध्यक्ष, सुराध्यक्ष, अभी हमने बताया सीताध्यक्ष, गोध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष। तो ये आपको पढ़ना है और याद करना है। यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चारागाहों का अध्यक्ष विविताध्यक्ष कहलाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, सिकंदर लोदी, ठीक है ना। इसका क्या आंसर है, सिकंदर लोदी। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप पढ़े होंगे और आपको याद भी रहा होगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिटेल में जब लेक्चर पढ़ेंगे तब जानिए, आप किताब पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद है। तो याद रखिएगा कुब्बत उल इस्लाम, जिसको किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और राय पिथौरा का जो महल था उसी को तोड़कर, ऊपर वाला तोड़ करके एक गुंबद बनवा देता है और वो क्या हो जाता है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद हो जाती है, जो भारत की प्रथम तुर्की मस्जिद होती है। इसके अलावा अगर पूछते भारत में प्रथम मस्जिद कौन सा है और उसमें ये कुब्बत उल इस्लाम ना दे तो क्या दें, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे कि भारत की प्रथम मस्जिद कौन है। गूगल से भी दे सकते हैं और कोशिश करिएगा कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। और इसका जवाब मैं अंत में बता दूंगा या फिर बता ही देते, चेरामन जुमा। देखिए प्रश्न कई बार पूछा है, चेरामन जुमा, ठीक है ना, मैं बोल दिया चेरामन जुमा भारत की प्रथम मस्जिद है, ठीक है। लेकिन जब तुर्की मस्जिद की बात करेगा किसी शासक के द्वारा तो आपको जवाब देना है कुब्बत उल इस्लाम। इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यह प्रश्न जो अभी मैं पूछा हूँ वो भी आया हुआ है और ये तो आया ही है, देख ही रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे। तो आपको पता ही है, डायरेक्ट आंसर हम चलते थे कि बैरकपुर, मेरठ और दिल्ली दीनापुर, यह 4 ऑप्शन है। लेकिन आपको पता है बैरकपुर छावनी से ही उन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो इस प्रश्न की ओर
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन खुलकर विरोध किया था? लाहौर अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन, इलाहाबाद और लखनऊ अधिवेशन। तो याद रखिएगा, जब इलाहाबाद का अधिवेशन हो रहा था तो उसमें नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया गया था। ठीक है ना। अच्छा, ये कब विरोध किया गया तो ये भी बता देता हूँ, 1 अक्टूबर 1906। ठीक है, 1906। क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कलिंग तुपर्णी का लेखक कौन था? कलिंगतुपर्णी, ठीक है ना, का लेखक कौन था? जयगोंडन, रामानुज, करुणाकर और विष्णुवर्धन। देखिए कितना पुस्तक से प्रश्न आया हुआ है और टफ भी आया है। जब आप चेर चोर पांड्य और चोल साम्राज्य पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा जयगोंडन। ठीक है ना, क्या होगा? जयगोंडन। ये तमिल भाषा में लिखा गया था और ये तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी देखिए आधा प्रश्न किए हैं हम लोग और आधा भी करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण अर्थात समन्वय के बारे में कहता है? धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख और 12वां शिलालेख। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 12वां शिलालेख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अशोक का जो शिलालेख है उसको खोजा किसने था? तो आपको याद रखना है एक टी, अब मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, एक मिनट, टी पैंथेलर। ठीक है ना, पैंथेलर। ठीक है ना, टी पैंथेलर ने 1750 में इसकी खोज की थी लेकिन पढ़ नहीं पाया था। तो पढ़ने का काम किसने किया? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप। कभी पूछ दिए, पूछा हुआ है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों का पढ़ने का काम किया, लेकिन खोजकर्ता कौन है? टी पैंथेलर। ठीक है, इसका सही आंसर 12वां अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नदी किनारे अपना आत्मदाह कर लिया किसने? ये देखिए थोड़ा सा प्रश्न अजीब लग रहा है, इसमें प्रश्न ही छूट गया है। ठीक है ना, तो मैं ये बता दूं कि ये प्रश्न है ये प्रभाकर वर्धन। ठीक है ना, आप समझ लीजिएगा, प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया था? ये प्रश्न पूछा गया और बस केवल मैं यही टाइप कर पाया हूँ गलती से। तो आपको याद रखना है सरस्वती नदी के किनारे। कभी अब दोबारा प्रश्न आए तो आप क्या कर लीजिएगा? रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना, वर्धन साम्राज्य से यह प्रश्न पूछा गया, वो आपको पढ़ना है पूरा। प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन पूरा पढ़ना है आपको, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? महागोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है सही आंसर? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिरण्य स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। अच्छा, कहाँ हुआ था भाई? विनय पिटक में, दीर्घ निकाय में, दिव्यावदान में या ऋग्वेद में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद में हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऋग्वेद में। मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहा है। तारीख ए मुबारक शाही, और एक बात बता दूं, ये 2021 वाला जो टीजीटी हुआ था उसका हिस्ट्री टफ है। उसका हिस्ट्री क्या है भाई? टफ है, कठिन है। ठीक है ना, तो उससे भी घबराना नहीं है, इससे इजी आएगा या इससे टफ तो नहीं आएगा। कह रहा है तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन है? देखिए कितना किताबों से प्रश्न फंस रहा है कि नहीं। ऑप्शन ए
याया बिन अहमद सरहिंदी, इसामी, शम्स ए सिराज अफीक और बर्नी। तो याद रखना है याया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है ना। तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखा है? याया बिन अहमद सरहिंदी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जैन ग्रंथ कुवल यमाला का लेखक कौन था? फिर से साहित्य से प्रश्न पूछ दिया है कि नहीं। ऑप्शन ए उद्योतन सूरी, हरिभद्र और महेसरा सूरी और गुणचंद्र। किताब का भी नाम आपको याद रखना है। यह ग्रंथ का नाम क्या नाम है? कुवलय माला। इसके लेखक कौन है? उद्योतन सूरी। कौन लेखक है मेरे भाई? उद्योतन सूरी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है। ऑप्शन ए 1802, 1814, 1804, 1806। तो इसका सही आंसर है 1804। कितना नजदीकी ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना सन 1804 में हुई थी। कब? 26 नवंबर 1804। कोई दिक्कत? अच्छा, किसने की थी तो ये भी बता देता हूँ। सर जेम्स मैकिन्टोश, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखे? मैकिन्टोश, ठीक है ना, जेम्स मैकिन्टोश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन ए प्रवरसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय, रुद्रसेन प्रथम और रुद्रसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन द्वितीय। बहुत कंफ्यूजन वाला नाम रहेगा प्रथम द्वितीय तृतीय में, ठीक है। तो प्रभावती गुप्ता, रुद्रसेन द्वितीय, ठीक है ना। प्रभावती गुप्ता कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी और उनका विवाह रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब इसमें क्या है कि हमने कूट नहीं लिया है। कारण क्या है कि टाइपिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। प्रश्न लाने का तात्पर्य मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक। साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन और CR फार्मूला अगर सजाने के लिए देता तो आप क्या करते? सबसे पहले आप बताइए साइमन कमीशन कब पहुंचा था भारत? 1928 में। क्लियर है। गठन 1927 में हो गया था, लेकिन भारत 3 फरवरी 1928 में पहुंचा, ठीक है। अच्छा, प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन था वो कब हुआ? तो आप कहेंगे कि 1930 में। हम टाइम लिख रहे हैं। क्रिप्स मिशन कब हुआ था मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि सर 1942 में हुआ था, ठीक है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन। अच्छा, CR फार्मूला कब आया था? तो 1944। इसका मतलब क्या है? देखिए क्रम कितना है, ऊपर से नीचे का ही है। 1 2 3 4। अगर सवाल में ऐसे देता 1 2 3 4 यही क्रम होता ऑप्शन का, तो यही हो जाता आंसर। तो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में भारत को आया और 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला, जिसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था परंतु BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? 1942 में, मार्च 1942। तो एग्जैक्ट 23 मार्च 1942। और CR फार्मूला 1944 में था, 10 जुलाई 1944। तो क्रम आपको पता हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा? ये देखिए, अगर आप NCERT पढ़ेंगे ना क्लास 11 में तो ये प्रश्न मिल जाएगा। देखिए, इसलिए आपको NCERT पढ़ना है। कम से कम क्लास 8 का NCERT आपको पढ़ना है। 9 10 नहीं पढ़ना है UP TGT LT ग्रेड के लिए। क्लास 8 का और क्लास 11 का, ठीक है ना।
ये आपको पढ़ लेना है, कम से कम इतना तो पढ़ना है। क्लास 12 का पढ़ लें अच्छी बात है, क्लास 6 का पढ़ लें, 7 का पढ़ लें अच्छी बात है, लेकिन मॉडर्न के लिए क्लास 8 आपको पढ़ना है और क्लास 11 पढ़ लीजिए, कम से कम 2 पढ़ के ही जाना है। हाँ, तो ये किससे सीखा था? तो आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए कुषाणों से, मौर्यों से, शुंगों से और शकों से। तो इसका जबरदस्त आंसर ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए कुषाण से। सवाल पूछा हुआ है 2021 में, आगे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कि मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? ऑप्शन ए नगर के अधिकारी, जिले के अधिकारी, ग्राम के अधिकारी और धर्म का प्रमुख। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा नगर के अधिकारी। क्या होगा? नगर के अधिकारी। देखिए, जब मेगास्थनीज को पढ़ेंगे डिटेल में, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा, किताब में भी है। तो जैसे कि इसने एस्ट्रोनोमोई कहा था, एग्रोनोमोई कहा था, रूपदर्शक कहा था, तो इस तरीके से कुछ वर्णन किया था अधिकारियों का, और उसमें से एस्ट्रोनोमोई को क्या कहा जाता था? नगर के अधिकारी। क्लियर है? टाउन ऑफिशियल्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समरकंद के मोहम्मद नादिर मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? यह देखिए कितना बढ़िया प्रश्न पूछ दिया है। ऑप्शन ए अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। तो मुगल साम्राज्य भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि गविष्ठी क्या है? देखिए, ऋग्वेद अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। गविष्ठी क्या है? गायों के लिए होने वाला संघर्ष, गायों को चराने वाला कर, गायों पर लगने वाला कर, चारागाह कर और गौशाला। तो गविष्ठी का मतलब होता था गायों के लिए होने वाला संघर्ष। ऋग्वेद में गाय का बहुत बड़ा महत्व था, उसे अघन्या कहा गया, न मारे जाने योग्य। जिसके पास जितना अधिक गाय होता था वह उतना ही धनवान कहा जाता था। ऋग्वेद में 176 बार गाय का प्रयोग किया गया है। गाय शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो आप कहेंगे 176 बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और स्पीड से हम लोग धीरे धीरे अपने प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। गविष्ठी 2 बार हो गया है। यहाँ पर देखिए, किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? एक चीज तो पढ़ लिया कि लॉर्ड डलहौजी ने 1949 में कहा था कि कोई भी अब लाल किला में नहीं रहेगा बहादुर शाह जफर के बाद। अब कह रहा है कि मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी बहादुर शाह मृत्यु के बाद। तो 2 अलग अलग प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर है वो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि लाल किला में नहीं रहना है, ठीक है ना, लाल किला छोड़ना पड़ेगा इनके उत्तराधिकारियों को। और कैनिंग ने कहा था कि राजा की उपाधि नहीं मिलेगी, राजा की उपाधि छोड़ना पड़ेगा। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है, कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में और श्रीनगर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लाहौर में। क्या होगा आंसर? लाहौर में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1601 में खान देश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना? जामा मस्जिद, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, बीबी खानम का मकबरा। तो ये देखिए कौन सा है? खान देश पर विजय, ठीक है ना, अकबर का विजय। तो इसके लिए क्या है? बुलंद दरवाजा। ये खानदेश कहाँ है? तो आप कहेंगे गुजरात। ये प्रश्न ऐसे भी पूछता है गुजरात नहीं, हाँ, गुजरात विजय पर अकबर ने कौन सा स्मारक बनाया? ये देखिए 2 बार प्रश्न पूछ दिया है इसी पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बुलंद दरवाजा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? ये चीज देना है, स्थित नहीं है। क्या स्थित है, इस पर नहीं। हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं स्थित नहीं है और स्थित है में। ऑप्शन ए पंचमहल, मोती मस्जिद, मरियम मकानी का महल और जोधा भाई का महल।
तो याद रखिएगा जोधा बाई का महल स्थित नहीं है। इतिहास में इनको हरखा बाई के नाम से जाना जाता है। जोधा बाई काल्पनिक कथाओं या फिर आप टीवी सीरियल में ही देखेंगे कि इनका नाम रहता है। लेकिन एक मिनट, इनका तो महल था, लेकिन ये कैसे ऑप्शन में माना था? ये मोती मस्जिद नहीं था। समझ पा रहे हैं क्या? मैं तो मोती मस्जिद ही मारूंगा, इसका आंसर मोती मस्जिद है। इसका सही आंसर क्या है? मोती मस्जिद। फतेहपुर सीकरी में मोती मस्जिद नहीं है, जबकि पंचमहल और जोधाबाई का महल, मरियम मकानी का महल, यह तो फतेहपुर सीकरी में स्थित था। जबकि मोती मस्जिद की बात अगर आप करेंगे तो यह आगरे के किले में था। मोती मस्जिद कहाँ था? आगरा के किले में था। वही मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नहीं है तो आपका जवाब होगा मोती मस्जिद। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? चरखी के लिए, बुनकर के लिए, रथ के लिए और लगाम के लिए। तो याद रखिएगा ये तसर जो शब्द है ये चरखी के लिए है। और अगर आप घटना चक्र का किताब लेंगे तो थियरी पार्ट जैसे सिविल सेवा के लिए पीसीएस का लेंगे तो उसमें पहले थोड़ा सा थियरी दिया है, फिर एमसीक्यू दिया है प्रीवियस ईयर का, और उसमें यह प्रश्नों का उल्लेख है क्योंकि पीसीएस में भी आया हुआ यह प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट बात, तसर किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो आपका जवाब है चरखी के लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? ये देखिए क्लास 8 के एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इसका जवाब, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या है? 1817। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी के क्लास 8 से सवाल फंसा हुआ है, इसलिए क्लास 8 क्लास 11 की हिस्ट्री आपको पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया? सुधरी हुई मुद्रा की बात कर रहा है। ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इसका आप लोग जानते होंगे आंसर शेरशाह। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। सुधरी हुई मुद्रा का जो स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? शेरशाह सूरी को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखिएगा मुबारक शाह खिलजी, ठीक है ना, जिसका पूरा नाम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था और एक खिलजी वंश का था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। यह इसे इतिहास में इसको भी पागल, रसिक, ठीक है ना, नाम से इसको जो है कि कहा गया था। क्यों? क्योंकि यह स्त्रियों के सामने जो है, अपने महल में स्त्रियों के सामने यह नग्न अवस्था में भी चला जाता था, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा विलासितापूर्ण इसका जीवन था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? नेक्स्ट प्रश्न है, मतलब ऑप्शन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय और चतुर्थ। इसका मतलब आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, आंग्ल मैसूर हुआ, आंग्ल मराठा हुआ है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? चतुर्थ आंग्ल मैसूर, ठीक है ना। अच्छा, 1799 में हुआ था और उस समय कौन था अंग्रेजों की तरफ से? तो लॉर्ड वेलेजली इसने ही सहायक संधि की थी, ठीक है ना, सहायक संधि की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शाहजहां के शासनकाल के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था? पादशाहनामा का लेखक मोतिमिद खान, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद आमीन कजविनी, मोहम्मद
वारिस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद आमीन कजविनी। क्या है? मोहम्मद आमीन कजविनी। किसके लेखक हैं भाई? तो आप कहेंगे बादशाह नामा के लेखक। पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख। ऑप्शन बी, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख। ऑप्शन सी, अमोघवर्षन का संजन ताम्रपत्र अभिलेख, स्कंदगुप्त का कहो अभिलेख। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा अमोघवर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख। इसमें रामगुप्त का नाम उल्लेखित है। देखिए हम लोग अब अपने अंतिम चरण पे पहुंच रहे हैं और 1 साल का पेपर एक दिन में खत्म कर दे रहे हैं। ये देखिए खाली हो गया। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर के, बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया था? ऑप्शन ए है आपके पास आर.डी. बनर्जी, डॉक्टर मैके, डॉक्टर स्टीन और डॉक्टर स्पूनर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर स्पूनर। ठीक है ना? ये देखिए बीपीएससी वाले पेपर में भी आया था, बीपीएससी टीचर वाले में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 58 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए, मोती मस्जिद आगरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा, दीवान ए खास दिल्ली, जहांगीरी महल आगरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई दीवान ए खास हो जाएगा। दीवान ए खास कहाँ है? तो दिल्ली में है। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसको किसने निर्मित करवाया तो बनवाया था किसने? तो शाहजहां। अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, और जरूर प्रीवियस ईयर लगाइएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक अधिकारी मतलब कौन था? उसको क्या कहा जाता था? क्या वो कानून के विभाग का था, या कुलीन वर्ग का प्रमुख था, या गुप्तचर विभाग था, या सेना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बरीद ए मुमालिक